Hello everyone, welcome to Education Point Chemistry Classes. I am Sumit Luthra, your chemistry mentor. और बच्चे आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक। हम चैप्टर कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल प्रोसेसेस और उस चैप्टर के अंदर हमने केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उन चीज़ों के बारे में समझा और इसके अलावा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को जाना। आज हम इस वीडियो में बाकी का जो पोर्शन है इस चैप्टर का उसको हम ख़त्म करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है समझने लायक वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो बेटा केमिकल रिएक्शन की कितनी टाइप्स हैं, कैसे कैसे वो प्रोसीड करती हैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, उन सब बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जी, तो वी हैव लर्नड इन क्लास 9th, हमने 9th क्लास में पढ़ा था दैट द ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। तो हमने बेटा 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि जो एलिमेंट के एटम होते हैं वो एक एटम दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता है बल्कि वो रीअरेंज होते हैं। ओके, नोर डू एटम्स डिसअपियर, ना तो वो डिसअपियर होंगे ना एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे फ्रॉम द मिक्सचर, ना हो ये वो नए एटम्स अपीयर होते हैं कहीं से। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। असल में किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन द एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। यू विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स इन चैप्टर 3 and 4। तो चैप्टर 3 and 4 में हम उन किस तरह से बॉन्ड्स बनते हैं, किस तरह की बॉन्डिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहला जो टाइप है रिएक्शन का उसको समझ लेते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या चीज़ है, आइए इसको समझते हैं। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी होगी। एक्टिविटी के अंदर हम क्या करेंगे, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन बीकर। आपको क्या करना है कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम भी कहा जाता है, उसको एक बीकर में ले लीजिए। उसके बाद उसके अंदर स्लोली ऐड वाटर टू दिस। आपको उसके बाद उसके अंदर पानी डालना है। टच द बीकर, आपको बीकर को टच करना है। क्या आपको वो गर्म महसूस हुआ? तो इसका जवाब है हाँ। क्या आपको टेम्परेचर में कोई चेंज आया? तो भाई जब हाथ ही गर्म हो गया तो टेम्परेचर में तो चेंज आएगा ही आएगा। ओके, सो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम, मतलब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा विद रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जैसे कि दिस वाज द क्विक लाइम, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। जब आपने इसके अंदर वाटर डाला तो उसने क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और साथ में उसने हीट को रिलीज करा। उसी की वजह से हमें टेम्परेचर जो है वो फील हुआ। इस रिएक्शन के अंदर आपने क्या देखा कि दो चीजें मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रही है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction। मतलब कि इस तरह के रिएक्शन जिनमें दो या दो से अधिक चीजें मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। करेक्ट। डू यू नो, इसमें हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे कि इन्होंने बताया कि अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। जो हमने सोल्यूशन बनाया था ना अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसमें हमने स्लेक्ट लाइम को वाटर के अंदर डाला था। ठीक है, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने बनाया था उसको यूज़ किया जाता है घरों में दीवारों को करने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको जब हम पानी में मिला के दीवारों के ऊपर लगाते हैं तो वो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। और कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है वो दीवार पर जम जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन में असली चमक आती है वाइट वॉशिंग की, एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। जो मार्बल होता है, मार्बल मतलब संगमरमर का जो पत्थर होता है,
उसका भी फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और जो दीवारों के ऊपर हम कली करते हैं दैट इज़ ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। और दिस इज़ द फॉर्मूला, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जो हमने दीवार पर लगाया, उसने हवा से क्या कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा और क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया प्लस वाटर। ओके, सो दिस इज द अनदर इंफॉर्मेशन। आइए कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को समझते हैं। जैसे कि आपके पास दिस इज द कार्बन, अगर आप कार्बन को हवा में यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं देन कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। सो ये भी सिंगल सब्सटेंस बन रहा है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो दो चीज़ें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं, तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये वाटर बना रहा है, तो यहाँ पर भी सिंगल सब्सटेंस बन रहा है। तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, मतलब कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कुछ भी हो सकता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि जब भी दो या दो से अधिक चीज़ें जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट देंगी, आप हमेशा क्या बोलोगे कि ये भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, और किसी का हमें पता नहीं है। In activity 1.4 we also observed that large amount of heat is evolved। इसमें हमने क्या देखा था कि हीट बाहर निकली थी। This makes the reaction mixture warm, जिसकी वजह से वो गर्म हो गया था। Reaction in which heat is released along the formation of product are called exothermic reaction। तो भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, जिसमें हीट बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, तो ये मैंने मीथेन को जलाया और मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकला। सो इसमें साथ में हीट भी प्रोड्यूस होगा बिकॉज इट इज़ अ फ्यूल, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा भाई, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्या आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? जब आप सांस लेते हैं और बाद में सांस छोड़ते हैं देन हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड। ओके, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमें जीवित रहने के लिए एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हम जो भोजन खाते हैं उसके साथ हमें वो एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जब हम भोजन खाते हैं तो उसकी डाइजेशन होती है, और उस डाइजेशन में जो फूड है वो ब्रेक होता है इन सिंपलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। जैसे कि हमारे पास चावल हैं, आलू हैं, ब्रेड है, जो रोटी हम खाते हैं उसके अंदर बेटा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और जब वो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। दिस ग्लूकोज कॉम्बाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स। वो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन करता है, और कॉम्बाइनेशन होने के बाद वो हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। द स्पेशल नेम फॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, द प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। हम चैप्टर 6 में भी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिए कि ये था ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिला तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा, और इसी एनर्जी की वजह से हम आज की डेट में जीवित हैं। नेक्स्ट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो अब आगे है क्या है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। जो 1.1 था जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था Mg+O2 MgO, वो भी एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट था क्योंकि उसमें भी सिंगल प्रोडक्ट ही बना था। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ने के बाद अब हम करने जा रहे हैं हमारा सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए भी हमें एक एक्टिविटी करनी होगी। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक लड़की है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है। वो कैसे कर रही है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपने एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेना है, उसके अंदर आपको फेरस सल्फेट डालना है 2 ग्राम। उसके बाद नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। आपको फेरस सल्फेट जो है उसके कलर को नोट कर लेना है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर। उसके बाद जिस तरह से ये लड़की कर रही है, आपको क्या करना है कि उसको पकड़ने के बाद, ठीक है, उसको आपने लैंप के ऊपर रख देना है, उसको हीट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो आप उसके बाद उसका कलर नोट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो कलर है वो चेंज हो गया। ठीक है, जो कलर था पहले वो चेंज हो गया। वो क्यों हुआ? हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। क्या आपने देखा कि जो ग्रीन कलर था वो चेंज हुआ? यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। आपको सल्फर के जलने का एहसास होगा अगर आप उसको स्मेल करेंगे तो ये था फेरस सल्फेट। इसको जैसे हमने हीट करा
तो इसमें से हमें क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड मिल गया, और उसके अलावा SO2 और SO3 गैसेज जो हैं वो रिलीज हो गई। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि गैसेज निकल रही हैं बाहर टेस्ट ट्यूब में से, ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी दिस। ओके, सो in this reaction you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products। आप क्या देख सकते हो कि इस तरह के रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट है और वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब टूट रहा है। ओके, दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक सिंगल सब्सटेंस हीट करने पर या इलेक्ट्रिसिटी देने पर या लाइट देने पर टूट जाता है दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में, देन दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो थे उन्होंने वाटर को लूज करा एंड देन हीटेड एंड देन कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस, इफ देन इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद ये Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हुआ। सो फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड है जबकि ये दोनों गैसेज होती हैं SO2 एंड SO3। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी एक एग्जांपल है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड बनता है ऑन हीटिंग, और ये भी एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ करी जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइम एंड इट हैज़ मैनी यूजेज। वन इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि ये सीमेंट बनाने में, सीमेंट फैक्ट्री में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर डिकम्पोजिशन हीट करने से हो रही है देन उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। तो हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है। तो इसमें क्या हमने करा, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। तो आप क्या करो कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट ले लीजिए, उसको एक बॉइलिंग ट्यूब में रखिए लेड नाइट्रेट को। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट ओवर ए फ्लेम। इसको भी आपने हीट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। आप क्या देखोगे, ब्राउन कलर की गैस बाहर निकल रही है, ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं बाहर और स्मोक के, ठीक है। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। एंड दिस रिएक्शन टेक प्लेस इज, ये क्या रिएक्शन हुआ, ये था हमारा लेड नाइट्रेट और इसको जब हमने हीट करा देन लेड ऑक्साइड बना, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देन O2। ओके, लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एज गिवन इन द एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। तो 1.7 और 1.8 में भी हमारे पास कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन ये कुछ डिफरेंट हैं। आपको मैं समझाता हूँ। टेक ए प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक का मग ले लीजिए, उसके अंदर 2 होल्स करिए एंड इट्स बेस, उसके बेस पर 2 होल करिए एंड फिट रबर स्टॉपर्स, जो रबर स्टॉपर होते हैं ना उसको ले लीजिए। रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स, उनको वहाँ पर आपको लगा देना होता है। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स, कार्बन के जो इलेक्ट्रोड हैं, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं वो आप ले लीजिए और उनको पिक्चर में जिस तरह से दिखाया गया वैसे आपको रखना है। उसके बाद इन इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट बैटरी जो आती है मार्केट में उसके साथ आपको इसको जोड़ देना है, जैसे ये दिखाया गया है पिक्चर में। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। जैसे जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया वैसे वैसे आपको ये सारा काम करना है। उसके बाद आपने बैटरी को स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed फॉर सम टाइम। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। आपको कुछ बबल्स नजर आएंगे। बबल्स तभी बनते हैं जब कोई गैस निकलती है बाहर एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन टेस्ट ट्यूब्स। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब? क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम बबल्स बने तो सेम गैस आई? वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेज रिमूव देम केयरफुली। जैसे ये टेस्ट ट्यूब में गैस भर जाती है देन उसको आप रिमूव कर दीजिए। टेस्ट दीज गैसेज 1 by 1। उसके बाद उसको टेस्ट करिए बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और उसके बाद ये जो स्टेप है ये आपको टीचर की प्रेजेंस में करना होता है। व्हाट हैपन्स इन ईच केस, विच गैस इज प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब। आपने बताना है कि कौन सी गैस थी और कैसे हुई। एक और इसकी एक्टिविटी है सेकंड 1.8। इसमें आपको सिल्वर क्लोराइड लेना है 2 ग्राम, उसको चाइना डिश में रखना है और इसको धूप में रख देना है। तो उसका कलर नोट करिए, उसके बाद उसको धूप में रख दीजिए और कुछ समय के बाद आप दोबारा से उसका कलर नोट करेंगे तो आपको उसके कलर में चेंज नजर आएगा। तो यू विल सी दैट द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे। वो ग्रे कलर का हो गया। वो क्यों हुआ? ड्यू टू द डीकम्पोजिशन। वो जो सिल्वर क्लोराइड था वो डीकम्पोज हो गया सनलाइट की प्रेजेंस में और उसने क्या बना दिया, सिल्वर बना दिया। और जो सिल्वर होता है बेटा वो ग्रे होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा।
ओके। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड से भी आप ये रिएक्शन कर सकते हो, उसमें भी आपको सिल्वर ही मिलेगा और वो भी ग्रे हो जाएगा, ठीक है। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसी रिएक्शन का इस्तेमाल करा जाता है इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। व्हाट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपने जो अभी एक्टिविटी करी 1.7 एंड 1.8, इसमें कौन सी एनर्जी ने बॉन्ड ब्रेक करे डिकम्पोजिशन के लिए? We have seen that the decomposition reactions require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. Reactions in which energy is absorbed is known as endothermic reaction. इस तरह के रिएक्शन जिनको एनर्जी की आवश्यकता होती है, बल्कि वो इवॉल्व नहीं करते हीट को, बल्कि वो एनर्जी लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। आपको बताना है कि ये कौन सा सोल्यूशन है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। उसके बाद राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर। तो ये सारे बेटा आपने सॉल्व करने और मेरे को कमेंट सेक्शन में इनका जवाब देना है इन क्वेश्चंस का। आगे बढ़ते हैं, तीसरा रिएक्शन देखते हैं। थर्ड रिएक्शन क्या है? थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे काम करता है, क्या होता है जी? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही है कि किसी और की जगह लेना और उसको डिस्प्लेस कर देना। टेक 3 आयरन नेल्स। आपको क्या करना है कि लोहे की कील लेनी है 3, एंड क्लीन दैम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। उसको उसके सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। टाई द आयरन नेल्स विद ए थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली in the copper sulfate solution in a test tube B for about 20 minutes। तो आपको क्या करना है कि 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेकर के उसके अंदर 2 लोहे की कीलों को आपने रख देना है, ठीक है, 20 मिनट्स के लिए। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर द कंपैरिजन। और एक कील को आप बाहर रखेंगे। 20 मिनट के बाद जब आप उन कीलों को बाहर निकालेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, तब आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे जो बाहर पहले से ही था उसके साथ आप कंपेयर करोगे कि ये उनके अंदर जाने के बाद क्या परिवर्तन हुआ इसके अंदर, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था उसका जो ब्लू कलर है वो पहले जैसा भी नहीं रहा। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स। कीलों का भी आप कलर नोट करेंगे, आपको उसमें भी चेंज नजर आएगा। और वो क्या चेंज आएगा वो मैं आपको बता देता हूं थोड़ी देर में जी। तो आप इस पिक्चर को देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो कील था ये जो बाहर रखा था वो वाला है, और ये जो ब्राउन हो चुका है, ठीक है, जो नया वाला था जिसको हमने इसके अंदर डाला था। और जो कॉपर सल्फेट था वो पहले ब्लू था, अब वो वाइट हो गया। तो ये कैसे हुआ? एक्चुअली हुआ ऐसा कि वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश। वो ब्राउनिश क्यों हुआ और ब्लू कलर कहाँ गया कॉपर सल्फेट का? तो द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इसमें जो आयरन था ये कील था, ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, और आयरन ने क्या किया कि कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर बाहर आ गया, ठीक है। जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट जो ब्लू था वो अब कॉपर सल्फेट तो रहा नहीं, तो इसलिए वो बन गया फेरस सल्फेट, और इस वजह से ये काम हुआ। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, ये जिंक है, ये कॉपर सल्फेट है, तो इसके बाद जिंक क्या करेगा? कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर को बाहर करेगा। ये लेड है, ये कॉपर क्लोराइड है, लेड भी कॉपर की जगह ले लेगा और उसको बाहर कर देगा। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। ये जो जिंक और लेड हैं ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं कॉपर से। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। वो कॉपर को, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को लात मार के बाहर निकाल देता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टाइप विच इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ठीक है, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको समझते हैं। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है कि 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है टेस्ट ट्यूब में। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। मिक्स द 2 सॉल्यूशंस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपने क्या करना है कि दूसरी टेस्ट ट्यूब में 3 ml बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लेना है, उन दोनों को मिक्स कर देना है, और आपको देखिए क्या महसूस होता है। यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस
which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as precipitate. Any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction. तो अगर इसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो इट मीन्स कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है. अब इस रिएक्शन में हुआ क्या, इस चीज़ को समझते हैं. तो आप इस रिएक्शन में थोड़ा गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये था मेरे पास सोडियम सल्फेट, दिस वाज सोडियम सल्फेट, दिस वाज बेरियम क्लोराइड. तो सोडियम आ गया बेरियम की जगह पे और बेरियम आ गया सोडियम की जगह पे. सो जहाँ पर दोनों ने डिस्प्लेसमेंट करी एक दूसरे की, इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. व्हाट कॉजेज दिस, ये हुआ क्या? द वाइट precipitates of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate and barium, and the other product is formed sodium chloride, which remains in the solution. Such reactions in which there is an exchange of ions between reactants is called double displacement reaction. उसके बाद आपको ये दूसरी 1.2 एक्टिविटी को याद करना है, where you have mixed the solutions of lead nitrate and potassium iodide. वहाँ पर आपने lead nitrate और potassium iodide को मिक्स करा था और उसमें आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की थी वो आपने मेरे को बताना है इन दिस कमेंट सेक्शन. द लास्ट टाइप इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब ये ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है? देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए आपको एक्टिविटी 1.11 करने की ज़रूरत है. हीट ए चाइना डिश, एक चाइना डिश लीजिए, उसको गर्म कर दीजिए और उसके अंदर क्या होना चाहिए? 1 ग्राम कॉपर पाउडर होना चाहिए. ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या फील होगा? ओके, द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. वो काला हो गया. वो काला क्यों हुआ? क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बन गया. वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? यहाँ पर था कॉपर, इसलिए इसके अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हुई. जब किसी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन इज एडेड, मतलब कि जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और जब किसी चीज़ में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो उसको रिडक्शन कहा जाता है. इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल ऑफ कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन. ओके, वो दोबारा से ब्राउन हो जाएगा बिकॉज कॉपर ऑक्साइड के अंदर अगर हाइड्रोजन, इसके अंदर अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन. ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन. सिमिलरली हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन और हाइड्रोजन का रिमूव होना हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है. इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, एंड इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज टू बी रिड्यूस्ड. ओके, सिमिलरली ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड. The hydrogen is gaining oxygen and it is being oxidized. In other words, one reactant get oxidized while other get reduced during this reaction. Such reactions are called oxidation reduction reactions or redox reaction. जब एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं तब हम उनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन उसको कहा जाता है. ओके, अब हमारी जो डेली लाइफ है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते रहते हैं बेटा. तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि दो चीज़ें हैं, दो फिनोमिनाज हैं जो हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन बड़े ज़रूरी हैं. और कैसे होते हैं? देखो, फर्स्ट है मेरे पास कोरोजन. कोरोजन क्या होता है कि जब किसी मेटल को हम ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं तब उसके ऊपर ऑक्सीजन अटैक करती है और ऑक्साइड की लेयर बनाती है, जिसकी वजह से उसकी जो अपर लेयर है वो डीके होना शुरू हो जाती है. इन केस ऑफ आयरन इट इज़ कॉल्ड रस्टिंग. अगर आयरन के ऊपर ऑक्सीजन अटैक करेगा तो उसको जंग लग जाएगा, विच इज़ कॉल्ड रस्ट. ओके, सिमिलरली जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर ब्राउन होना शुरू हो जाता, ग्रीन होता है, ठीक है. आयरन ब्राउन हो जाता है, सिल्वर ब्लैक हो जाता है, गोल्ड वाइट हो जाता है. तो ये क्यों होता है? इट इज़ ओनली ड्यू टू ऑक्सीडेशन. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू. जो लोहे के आर्टिकल्स होते हैं वो शुरू में तो शाइनी होते हैं बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम. अगर आप उसको खुले में छोड़ दोगे कुछ टाइम के लिए तो वो ब्राउन हो जाएंगे. दिस प्रोसेस इज कॉमनली नॉन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं. सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर. हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर?
कॉपर हमेशा ग्रीन हो जाता है और सिल्वर हमेशा ब्लैक हो जाता है। when a metal is attacked by a substances around it such as moisture, acids वगैरह वगैरह, it is said to corrode and the process is called corrosion. The black coating of silver and the green coating on copper are the examples of corrosion. Corrosion causes damage to car bodies. जो गाड़ियां होती हैं उनकी, जो पुरानी वाली गाड़ियां कबाड़ में पड़ी होती हैं वो रस्टिंग के कारण खत्म हो गई होती हैं। ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड ऑल अदर objects made up of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year, enormous amount of money is spent to replace the damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter number 3. हम chapter number 3 में corrosion के बारे में और बहुत कुछ जानने वाले हैं। और सेकंड जो प्रोसेस है हमारे पास, दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? ऑयल और फैट से बना हुआ फूड जब थोड़े टाइम के लिए खुले में छोड़ा जाता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसमें से बैड स्मेल आने शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? अगर तला हुआ खाना कुछ टाइम के लिए पड़ा रहे ओपन में तो आप उसको 2, 4, 5, 6 घंटे के बाद अगर खाते हो तो आपको उसके टेस्ट में भी बैड फील होगा और उसकी जो स्मेल है उसमें भी आपको कुछ फर्क नजर आएगा। When fats and oils are oxidized, they become rancid. मतलब वो rancid हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। And their smell and taste changes. Usually substances which prevent oxidation, हम क्या करते हैं कि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं जो कि उसकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। ओके, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, अगर हम खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखें जहाँ पर हवा ना हो, ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन को स्लो करेगा। Do you know that the chips manufacturer usually flush bags of chips with a gas of nitrogen to prevent the chips from the getting oxide? जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसके अंदर उनको नाइट्रोजन गैस भर के उनको फ्लश बैग्स में रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट द चैप्टर। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन, जो हमने पढ़ा उसके रिलेटेड बेटा जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हमें बताने हैं और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। सो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है और ये उसकी एक्सरसाइज है। यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस सो दैट कि आपका पेपर अच्छा हो सके। ठीक है, तो ये था हमारा NCERT का चैप्टर नंबर 1। आई होप कि आपने काफ़ी एंजॉय करा होगा इस चैप्टर को और हमने बड़े अच्छे से इसको कवर कर लिया है। तो NCERT को फॉलो कीजिएगा, आपके एग्जाम्स अच्छे होंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।